झील वाली पीपीटी भेजना जल्दी। हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर एक बार बताएंगे? हाँ जी बढ़िया। आप लोग बताएंगे कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है एकदम? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट सैटरडे आपकी 2 घंटे की डाउट क्लास है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सैटरडे जो आएगा, मतलब एक तो परसों है और उससे आगे जो भी नेक्स्ट सैटरडे आएगा, आपकी 2 घंटे बच्चों क्या है, आपकी डाउट क्लास रहेगी। तो ये मैंने सही किया है, सही गलत किया बच्चों आपके लिए? शिवानी, ये जो मैंने काम किया है आप सबके लिए, रोहित, शिवानी कौर, मोनिका, तो ये जो कार्य किया गया आपके लिए कि हम 2 घंटे की एक बच्चों के लिए डाउट क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन उन पर बनता नहीं है लेकिन वो पूछते नहीं है। तो बच्चों आपके लिए मैं 2 बजे से लेकर और 4 बजे तक आपकी 2 पेड क्लास लेने वाला हूँ, मतलब 2 घंटे की लगातार क्लास लेने वाला हूँ। ये शायद किसी ने आज तक नहीं किया होगा ऐसे यूट्यूब पेड में, लेकिन मैं इस बार पहल कर रहा हूँ। शुरू कोई तो करे तो भैया काम तो बन ही जाएगा। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक है, हमने आपसे बात की थी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपसे कल ही कहा था कि भाई मैं आपको एग्रीकल्चर कराऊंगा, मैंने ये बात आपसे कल ही बोल दी थी कि आज का जो टॉपिक रहेगा, जो भी पूछना क्लास के बाद पूछेगा, बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब ना करिएगा। बच्चों हमने आपसे कल कहा था भाई आपकी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। अब आप लोग एक बात मुझे बताइएगा कि हम लोग आजाद कब हुए बच्चों? अंग्रेजों से आजाद कब हुए थे? क्या आप बता सकते हो? आप मुझे बता सकते हो क्या कि हम लोग अंग्रेजों से आजाद कब हुए? तो दोस्तों आप लोग बताओगे सर हम लोग 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में, ध्यान से सुनते रहना बेटा, हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो कब अप्लाई हुआ था? अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटुआ ये बताओ सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई किया गया था? कोई बच्चा बता सकता है? तो सर आपकी डेट आएगी 26 जनवरी, 26 जनवरी और 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। हमारे देश का संविधान क्या हुआ बच्चों? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जब हम अंग्रेजों से आजाद हुए, ये बात 1947 की है, क्या हम लोग इतने समर्थ थे कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह वगैरह कुछ थी? मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे भारत में ज्यादा इंडस्ट्री पर लोग डिपेंड किस चीज पर थे? अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री सबसे पहले ही बात की जाए तो वो ब्रिटेन में लगी थी। लेकिन बात की जा रही है कि हम लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि हम कुछ अपने लिए व्यवसाय कर सकें। तो हमारा सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन था, पैसा कमाने का सिर्फ एक साधन था बच्चों, और वो साधन क्या है आपका? एग्रीकल्चर। वो साधन क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनते रहना जरा, कहानी बहुत प्यारी कहानी है। हमारे यहां पर पैसा कमाने का सिर्फ एक ही साधन था, एग्रीकल्चर, यानी कि खेती करना। क्या करना बच्चों? कपड़ा और खेती। आपको हम बता दें, सिर्फ खेती करना हमारा एक टारगेट था कि अगर पैसा कमाना है तो हमें खेती करनी पड़ेगी। मतलब अगर हमारी इंडिया में पूरे 100 लोग रह रहे थे तो 55 लोग कृषि से जुड़े थे। 55 लोग किससे जुड़े थे? कृषि से जुड़े थे। आपको पता होगा दोस्तों, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम, एक कमीशन बना था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ध्यान से सुनना बेटा, मैं आज ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा पहले सुन लीजिएगा। ये आपको देखो, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन एक बना था एनडीसी। सर ये एनडीसी क्या होता है? इसे बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन तब बनी थी जब हमारे देश का संविधान लागू हो चुका था। यानी कि बच्चों मैं आपको बता दूं, इन दोनों को तब बनाया गया था जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ सर? आपने कहा तो वो तो 1950 में हुआ, लेकिन बच्चों ये कब बनी थी प्लानिंग कमीशन? 15 मार्च 1950 के दिन ये स्टेब्लिश हुई थी, है ना। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपकी 6 अगस्त 1952 के दिन स्टेब्लिश हुई थी। और ये बात आप याद रखना, ये दोनों ही पॉइंट जो आपके सामने लिख रहे हैं, ये दोनों ही पॉइंट बेटा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पहले प्लीज आप कमेंट्स मत करिएगा, आप कमेंट्स मत करिएगा 2 मिनट के लिए। अगर कुछ समझना चाहते हो तो, अगर कुछ समझना चाहते हो बच्चों तो कमेंट्स मत करिएगा, और नहीं समझना चाहते तो आप डेली कमेंट्स करिए, आपकी खुद की मर्जी है। लेकिन मैं आपको आज वो समझा सकता हूं जो आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना हो, है ना। अब देखो सर, मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला था। सर जब आप एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था, सर आप जब एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे तो आपने प्लानिंग कमीशन यहाँ पे क्यों लिखा? आप लोग ये कह सकते हो कि भैया आपने यहाँ पे एनडीसी क्यों लिखा। दोस्तों मैं क्लियर करता हूं ये बातें सारी, और ऐसे ही क्लियर करूंगा, कभी तुम्हें दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं योजना आयोग, इसे बोलते हैं योजना आयोग, इसे बोलते हैं बिटुआ राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं। आप लोग यहां तक समझ गए ना कि कौन सी संस्था कब बनी थी? बच्चों इन दोनों को ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इन्हें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। आप में से कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि भैया इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों कहा जाता है? कोई जानता है बच्चों? अगर आप जानते हो तो यस लिखो, नहीं जानते तो नो लिखो। मैं क्लियर करूंगा मैं किस लिए आया हूं यहां पर। बच्चों आप सुनो, आपने कहा सर एग्रीकल्चर तो आप बाद में पढ़ाना, पहले इन दोनों टॉपिकों को क्लियर करो। ये आपने एनडीसी और इसके नीचे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों लिखा? और सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे गैर संवैधानिक। इसे क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक बोलते हैं। दोस्तों आप एक बात बताना, आप एक बात बताना, आप प्यार से मुझे भाई बोलते हो? बोलो यस या नो। आप मुझे प्यार से भाई बोलते हो? बोलो यस या नो। मैं बताता हूं, आप में से बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने सगे भाई से ज्यादा मुझे मानती हैं, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो अपने छोटे भाई बड़े भाई जैसा मुझे मानते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे भाई तो मानते हो, लेकिन क्या आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम है? आप बताइए, क्या आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम है? आप बोलोगे सर डॉक्यूमेंट्स में तो नाम नहीं है, लेकिन हम दिल से तुम्हें भाई मानते हैं। ये बात आप याद रखना। बच्चों इनको संवैधानिक निकाय में इसलिए नहीं मानता, इसलिए गैर माने जाते हैं, ये संविधान में काम तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेरा तुम्हारे घर में कोई चर्चा नहीं की गई है, ऐसी पूरे संविधान में इनकी चर्चा नहीं की गई है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसलिए क्या बोला जाता है इसे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। समझ में बात आ गई? ये अब आप कहोगे सर आपने इकोनॉमिक्स क्यों ले आए बीच में? अरे उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। दीपक राय आप ये देख लो भैया, आप ये जो फालतू के कमेंट्स कर रहे हो, बेकार हुआ, ये हुआ, फलाना ठिकाना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को क्या ये बात समझ में आई कि इस प्लानिंग कमीशन को और एनडीसी को गैर संवैधानिक क्यों कहा जाता है? क्लियर हुआ तो यस, और ना हुआ तो नो लिखो। आपको क्लियर हो गया? इसका मतलब इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें संविधान में कहीं पर भी नहीं रखा गया। हमारे देश में जो 5 ईयर प्लानिंग बनती है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स बीच में लेकर आया हूं। हमारे देश में जो 5 ईयर प्लानिंग बनती है, हमारे देश में जो 5 ईयर प्लान बनती है वो कौन बनाता है? वो प्लानिंग कमीशन बनाता है। हमारे देश में जो 5 ईयर प्लानिंग बनती है वो कौन बनाता है? वो प्लानिंग कमीशन बनाता है। और बच्चों सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कब बनी थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कब बनी थी? तो दोस्तों ये बनी थी 1951 में। कब बनी थी बच्चों? 1951 में। कब तक? 1956 में। और इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट क्या था? अब टारगेट पे आना है बच्चों आपको। इसका टारगेट क्या था बच्चों आपको?
टारगेट था इसका बेटा एग्रीकल्चर को डेवलप करना। क्या करना? एग्रीकल्चर को डेवलप करना। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका टारगेट क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था भैया? टारगेट था इसका एग्रीकल्चर को डेवलप करना। अब आपको समझ आ गई क्यों मैंने इकोनॉमिक्स बीच में लिखी थी? अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मैंने इकोनॉमिक्स क्यों बीच में लिखी थी बच्चों? कि हमारे देश में जो 5 ईयर प्लानिंग चली, उस 5 ईयर प्लानिंग ने क्या किया था बच्चों? हमारे देश में पंचवर्षीय योजना जो पहली चली थी, उस पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया था? उस पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि कृषि को बढ़ावा देना है। क्या करना बच्चों? कृषि को बढ़ावा देना है। क्या देना बच्चों? बढ़ावा देना है। आप जानते हो हमारे भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्या करना है? एनडीसी का गठन कब हुआ था? एनडीसी का गठन हुआ था बेटा 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। और बच्चों कृषि को बढ़ावा, इसीलिए क्या बोलते हैं भारत को? भारत को क्या बोला जाता है? भारत को बोलते हैं कृषि प्रधान देश। क्या हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है? क्या हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है? आप बताओ बच्चों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है? आप कहोगे सर बिल्कुल कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारे भारत में जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में मतलब 55% 1951 में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड। आज जो आप हीरो बनते हो ना कि मेरे पास में आईफोन है, मेरे पास में ये वाला फोन है, आप जाके अपने पापा जी से पूछ के देखना, अब से 15 साल पहले फोन नहीं था। समझ रहे हो ना? अब से 15 साल पहले फोन नहीं था। आप फोन करने के लिए स्टडी पे जाते थे और 5 रुपए सुनने के और 5 रुपए करने के देते थे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के पिताजी ने संघर्ष किया है ना, वो आप कभी भी नहीं करोगे। तो आज मैंने आपको 2 पॉइंट। अब किसी का कोई डाउट है क्या? शुभम, किसी का कोई डाउट है क्या? पूछो आप जरा मुझसे, जो मैंने पढ़ाया है अभी, जो मैंने अभी पढ़ाया, किसी का कोई डाउट है? डाउट है तो वो लिख दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी एक बार दिखाता हूं आपको मैंने पढ़ाया क्या है। मैंने छोटा सा 2 शब्द लिखे हैं अभी, और इसमें भी अगर तुम्हें दिक्कत आ गई तो इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहते। हमने लिखा सबसे पहले एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत में कृषि। जब मैं कृषि पढ़ा रहा था तो मैंने सबसे पहले शुरू किया कि जब हमारे देश में फर्स्ट 5 ईयर, सर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल करता हूं। इन दोनों को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इनको संविधान में नहीं रखा गया है। एनडीसी को बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये दोनों क्या है? ये दोनों बेटा हमारे संविधान में इनकी कोई चर्चा नहीं है। और ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसको खत्म करके एक नया आयोग बना दिया गया, जिस आयोग का नाम है बच्चों क्या? नीति आयोग। क्या है दोस्तों? इसका नाम है नीति आयोग। ये भी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब एट प्रेजेंट में हमारे भारत में कौन सा आयोग है? एट प्रेजेंट हमारे भारत में कौन सा आयोग है? तो आप लोग बताओगे सर जी हमारे भारत में इस समय नीति आयोग काम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? नीति आयोग। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में, ये आप देखिएगा, अब मैं आपको यहां लेकर आता हूं। देखो दोस्तों, भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहां की कुल लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर डिपेंड है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, हमारे देश को एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। इंडिया इज द कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर कंट्री बिकॉज अबाउट द 50% पॉपुलेशन ऑफ द डायरेक्टली डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर। यानी कि प्यारे साथियों, हमारे देश में लगभग 55% में, तब की बात कर रहा हूं 1951 की, अभी मैं 1951 की बात कर रहा हूं बच्चे, आज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं 1951 की बात कर रहा हूं। तो हम लोग डिपेंड किस पे हैं? कृषि पे हैं। बात क्लियर हो गई? सीधे सीधे कृषि पर हम लोग बोल सकते हैं और हमारे देश को एग्रीकल्चर कंट्री भी कहते हैं। ये भी बात आपका क्लियर हो गया। चलो अगला देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है मेरे प्यारे साथियों। ये देखो, इस पॉइंट को समझना बहुत थोड़ा जरूरी है, अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, अच्छे से समझिएगा। अब आप ये कहोगे सर ये जो 45% लोग हैं, ये जो 45% लोग हैं ये क्या करते हैं? चलो ठीक है, 55% तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये 45% लोग क्या कर रहे हैं? तो बच्चों आप बता सकते हैं ये लोग क्या कर रहे होंगे? आज हमारे भारत में ये 55% की जगह 45% हो गया है। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स ये लिखो जो बोर्ड पर लिख रहा है ना।
मैं भी एक किसान का बालक हूं, अच्छी तरीके से समझिएगा। तो ये जो 45% लोग हैं, ये कोई तो जॉब करता होगा, कोई क्या करता होगा, कोई जॉब करता होगा, चाहे वो प्राइवेट कर रहा हो या वो आपका गवर्नमेंट कर रहा हो। कोई इंडस्ट्री सेक्टर में चल रहा होगा, मतलब किसी ने इंडस्ट्री खोली हुई होगी, कोई कंपनी में काम करता होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा, कोई प्राइवेट जॉब करता होगा। इसका मतलब उद्योग में और सेवा क्षेत्र में ये लोग जुड़े हुए होंगे, है ना। तो बच्चों, एक किसान का बालक होने के नाते मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि 1951 में ये कंडीशन इंडिया की थी, और आज ये कंडीशन थोड़ी सी सुधरी है, आपको मैं बताऊंगा। जरा अगला देखो। और कुछ इनमें से बेरोजगार भी घूम रहे होंगे, कुछ इनमें से बेरोजगार भी घूम रहे होंगे। अरे बेरोजगार तो ये भी है जो 55% है। क्या आप बताओ, एक घर में 10 बीघे जमीन है, एक व्यक्ति के पास में 10 बीघा जमीन है, क्या उस 10 बीघे में 10 व्यक्ति काम करेंगे? आप बताओ। यहां तो 2 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां पे हम लोग 10 व्यक्ति लगेंगे। पापा कहां गए? खेत पे। मम्मी कहां गई है? खेत पे। भैया कहां है? खेत पे। दादाजी कहां है? खेत पे। तो बच्चों, यहां तो इस काम को 2 व्यक्ति भी कर सकते थे। बस आपको बता दूं। आगे चलिए। आगे चलने के बाद ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। राष्ट्रीय आय की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीएसओ कह सकते हैं, द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया गया। भारत के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया गया। सर ये तीनों क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? ये तीनों क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इनके बताइएगा गुरुदेव। अगर मैं बात करूं गुरुदेव, ये कौन सा होता है? देखिए, ऑल देयर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सर ये 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बताइए। पहला क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर को रखा गया है। इसका मतलब सवाल ये पूछेगा कि कृषि किस सेक्टर में आती है, कृषि किस सेक्टर में आती है? तो बच्चों सर आप बताएंगे कृषि आती है आपकी प्रथम सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका द्वितीय सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें क्या आती है? इंडस्ट्री। क्या आती है? इंडस्ट्री। और बच्चों तृतीय क्षेत्र जो होता है, इसमें आती है सेवा। सेवा क्या होती है, क्या आप बताओगे? सेवा क्या होती है, क्या आप बताओगे? आप लोग मुझे बताएंगे सेवा क्या होती है? बेटा सेवा होती है जॉब, गवर्नमेंट जॉब। जिस क्षेत्र, ध्यान रखना, जिस देश में सेवा क्षेत्र ज्यादा होगा, जिस भी देश में सेवा क्षेत्र ज्यादा होगा, वही देश इकोनॉमी में थोड़ा सा ऊपर होगा, वही देश इकोनॉमी में ऊपर होगा बच्चों। अब देखना, अब देखो बच्चों, ये देखिए, अगर मैं भारत में कृषि की बात करूं, अगर मैं भारत में कृषि की बात करूं, आप में से कोई बच्चा है जो किसी किसान का बच्चा है? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो किसी किसान का बालक है? अगर आप किसान के बच्चे हो तो एक बात आज आपसे कहना चाहूंगा, पिता को दिया हुआ वादा पूरा करना, है ना। आपने जो बैच लिया ना, वो बड़ी मुश्किल से कमाया गया पैसा है, उस पैसे को व्यर्थ मत जाने देना। ऐसा खेत पर काम आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ पर इंजन। इंजन से भराई करना, इंजन से क्या करना बच्चों? खेत में भराई करना, पानी चलाना। और ये क्या हो रही है? यहाँ पर मूंजी लगाई जा रही है, जिसे धान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? धान। लेकिन हमारे भारत में कई जगह आपने देखा होगा कि पानी की वजह से फसल सूख जाती है। कई बार आपने देखा होगा, इसे क्या बोलते हैं सर? मोटर बोल देते हैं, कई जगह इंजन भी बोलते हैं। धूप में काम करते हैं, कितनी कड़क धूप होती है, हाथ लाल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं, है ना। तो बच्चों भारत में अगर 100% खेती की जा रही है, तो 100% में से हम 55% मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मानसून मतलब समझते हो? बारिश आएगी तो खेती अच्छी हो जाएगी। अगर मान लो बारिश ना पड़ी तो क्या होगा? अगर बारिश ना पड़ा तो क्या होगा दोस्तों? तब ध्यान रखना, अगर बारिश ना पड़ी तो फिर सूखा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, फसल सूख जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से किसान फांसी लगा लेते हैं, समझ रहे हो ना। बहुत से किसान क्या कर लेते हैं? फांसी लगा लेते हैं। ये बात आपको समझना। तो दोस्तों मैं 3-4 बातें आपको बताना चाहूंगा, ये ध्यान से सुनना। हम लोग 55% मानसून के ऊपर डिपेंड होते हैं, 55% एग्रीकल्चर एरिया डिपेंड्स और मानसून।
और बच्चों अगर बारिश ना पड़े तो ध्यान रखना फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और बच्चों जो 45% है, अब लोग कहेंगे गुरुजी आपने तो पहले कुछ और बताया था। बाबू अब हम बात कर रहे हैं हम लोग कितनी एग्रीकल्चर कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। आप कहां से हैं? प्रॉपर मेरठ से बच्चों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 55%, 45% में हम लोग सिपाही करते हैं किससे किससे? बम्बे से, नहर से, नदी से और आपका मोटर से, हम लोग आपका किससे? हम लोग बच्चों इंजन से अपनी भराई करते हैं। बोलो यस या नो। अमन अगर आप अलीगढ़ से हो तो बहुत अच्छी बात है, अखिल प्रजापति मेरठ से हैं। तो पहले सर आप मुझे ये बताइए सर हम लोग गांव में मेरी ट्यूबवेल लगी हुई है, मैं तो ट्यूबवेल से करता हूं। तो मतलब ऐसी खेती, ये जो स्वच्छता की खेती की जा रही है ये सिर्फ भारत में 45% ही है। कितनी है? 45%। राजस्थान में आपने देखा होगा कुछ जगह पर आज भी खेती नहीं हो पाती है। उसका कारण क्या है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो तुमने मानसून के ऊपर डिपेंड करके और ये वाली खेती कर ली, क्या ये खेती मानसून के हो पाएगी? आप बताओ। नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि इस वाली खेती को तो पानी ज्यादा चाहिएगा और पानी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगले पॉइंट पर आइएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों? अगला पॉइंट क्या कहता है? हमारे भारत में, ये ध्यान से सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत में जो किसान है, ये देखो ये किसी के पिताजी हैं, मैं इनके चरणों को प्रणाम करता हूं क्योंकि ये अगर ये ना होते तो तुम्हें खाने के लिए रोटी ना मिलती। ये ध्यान से सुनिएगा। बॉर्डर पर खड़ा हुआ जवान और देश की सीमा के अंदर किसान, अगर इन दोनों का वजूद ना होता तो आज हम ना होते। इसीलिए ये हमारे अन्नदाता हैं, इनके पैरों को छूकर हम लोग प्रणाम करते हैं। दोस्तों अगर इनकी तुलना अगर मैं देखूं तो भगवान से की जानी चाहिए। ये खुद अच्छा नहीं खिलाएंगे खाएंगे लेकिन फिर भी आपको अच्छा खिलाएंगे, खुद अच्छा नहीं खाएंगे लेकिन फिर भी अपने उन प्यारे, चाहे उन्हें बच्चा कहिए भाई कहिए, उनको अच्छा खिलाएंगे। हम लोग कैसी खेती करते हैं पूरे भारत में ये देखिएगा। जो हमारे भारत का किसान है, भारत का किसान दो तरीके की खेती करता है। दो तरीके की खेती ऐसी होती है बच्चों, अगर हम बात करें कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें। वो खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? तो एक बार सभी बच्चे, चाहे आप का काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन एक बार आप लिखेंगे जय जवान जय किसान। अगर आप मेरा अपना मानते हो अब्दुल, आप सब भाई बहन मुझे अपना मानते हैं, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट्स करो जय जवान जय किसान। देश की सीमा के अंदर किसान और देश की बॉर्डर पर खड़ा हुआ जवान, इन दोनों की वजह से ही हिंदुस्तान का है एक अलग पहचान। बच्चों मैंने आपसे एक बात पूछी है, जय जवान जय किसान, ध्यान से सुनना। जय जवान और जय किसान, इस स्लोगन को, इस नारे को किसने दिया था? अब ये सवाल एक नया बन गया तुम्हारे लिए आज। मैंने तो आपसे ऐसे ही बुलवाया था जय जवान जय किसान, लेकिन इस नारे को दिया किसने था? इस स्लोगन को दिया किसने था बच्चों? कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बता सके कि जय जवान जय किसान इस नारे को किसने दिया है? तो बच्चों इसे दिया है आपका किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दोस्तों अगर इसी में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अगर जुड़ जाए तब आपका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएगा। क्लियर होगी बातें? तो एक नया क्वेश्चन आज आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ बच्चों। हमारे जो किसान है वो दो तरीके की फसल करते हैं, और वो दो तरीके की फसल कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए 60 से 65% खेती, अगर मान लो 100% खेती की जा रही है तो 100% में से 60 से 65% खेती तो वो की जा रही है जिन्हें हम लोग फूड क्रॉप्स बोल सकते हैं, जो खाने में यूज की जाती हो। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये आपकी जो खाने में प्रयोग की जाती हो, जो आपकी खाने में प्रयोग की जाती हो। और बच्चों कुछ ऐसी फसल होती हैं जो 35 से 40% वाणिज्यिक फसलें होती हैं बच्चों, जैसे आपका कपास हो गया, जूट हो गया। तो दो तरीके की हम लोग खेती करते हैं। पहली कौन सी? पहली होती है आपकी फूड क्रॉप्स और दूसरी होती है आपकी कमर्शियल क्रॉप्स। दोनों लिख लो बेटा, कितने कितने परसेंट होती है। पिछली बार जब AA का एग्जाम हुआ था, पिछली बार गत वर्षों में जब AA का एग्जाम हुआ था तो यही सवाल पेपर में आया था, ये वाला सवाल। भारत में फूड क्रॉप्स कितने परसेंट होती है? एक सवाल आपसे पूछूं आज, अगर कोई बच्चा बताए तो, कि भारत में सबसे ज्यादा जूट कहां होती है? भारत में जूट सबसे ज्यादा कहां होती है?
बेटा अगर इसे वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहा हो तो ध्यान रखना, अगर विश्व में बात कर रहा हो, वर्ल्ड की बात कर रहा हो, तो आंसर आएगा बांग्लादेश। क्या आएगा? बांग्लादेश। अगर भारत की बात कर रहा हो तो आंसर आएगा बेटा पश्चिम बंगाल। क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। तो हमें दोनों लेवल पर पता होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर कौन चल रहा है और इंडिया लेवल पर कौन चल रहा है। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि गेहूं भारत के किस स्टेट में ज्यादा होता है, चावल भारत के किस स्टेट में ज्यादा होता है, गन्ना कहां होता है। ये मैं सब चीज लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, अगले पर आइएगा। अगर मैं पूरे भारत की बात करता हूं, अगर मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इस बात की, एक सेकंड वेट करना भाई। अगर मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं तो कुछ इस तरीके से हमारे भारत की स्थिति है। हमारे भारत की जो स्थिति है, सर जूट का मतलब क्या होता है? सन, है ना। अब ये क्या है बच्चों जो आपके सामने लिखा है? सर ये क्या पॉइंट आपने लिख दिया, इसको बताइएगा जरा एक बार। आप लोग जो मुझे बता सकते हैं, इसको पढ़कर क्लियर हो रही है बातें, नहीं हो रही? टोटल एरिया इन इंडिया, ये आपको बताना। मान लो अगर हमारी इंडिया का एरिया है जिस पर सिर्फ एग्रीकल्चर की जा सकती है, तो क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ? वैसे इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। मुस्तकीम ठाकुर ये बताओ, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। देखो अगर हमारे भारत में 100% एरिया है तो उसमें से 51% पर हम लोग खेती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। 21% पर क्या है? वन है भारत में। अच्छा एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। एक कह रहा जल्दी जल्दी पढ़ाओ। बेटा मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोगों ने पैसा दिया है, मैं पैसे की इज्जत कर रहा हूं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। जल्दी पढ़ना तो चले जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना तेज चला चला कर। देखो बच्चों वन की अगर मैं बात करूं, भारत में सबसे ज्यादा वन कहां है? अगर सवाल ये पूछे भारत में सबसे ज्यादा वन, भारत में सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन कहां है? एक तो सवाल आपको ये बताना है। दूसरा सबसे कम वन कहां है भारत में, कम कहां है, ये भी आपको बताना है। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। तो बेटा भारत में पूरे में 21% एरिया पर आपका वन है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका एमपी में है और सबसे कम आपका हरियाणा में है। दोनों सवाल देख लीजिएगा, सबसे कम एमपी में है, सबसे कम आपका हरियाणा में है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सर 24% भूमि बंजर पड़ी है। बंजर का मतलब यह कि जो जिस पर खेती नहीं की जा सकती, जहां पर इंडस्ट्री एरिया है। मैं एक तरीके से ये बोलूं, क्या बोलूं भैया? इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है। और 4% ऐसी है जो चारागाह भूमि पड़ी है, बेकार टाइप में। छोड़ो, अगले पर आओ। अब बच्चों मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों कि हमारे भारत में कौन सी खेती कितने प्रकार की जाती है ऋतुओं के आधार पर। सर ये वाला पॉइंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग गांव के रहने वाले हो और आप लोग खेती करते हो तो गारंटी की बात है आज इन सवालों के बहुत जल्दी जवाब देने वाले हो। आप इन सवालों के बहुत जल्दी जवाब देने वाले हो। बच्चों मैं कभी तेज नहीं पढ़ाता, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं, धीरे धीरे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑफ सेशन। सेशन के आधार पर आपके जो सीजन चलते हैं, उन सीजन के आधार पर जो आपकी खेती की जाती है हमारे भारत में, 3 तरीके की फसल उगाई जाती है। पहली फसल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रबी की फसल। क्या आप जानते हैं रबी की फसल क्या होती है? क्या आप जानते हैं रबी की फसल क्या होती है? बच्चों मैं आपको बताता हूं। रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों के दिनों में बोई जाती हैं और हल्की हल्की गर्मी पड़नी शुरू होती है, तब उनको काट लिया जाता है। यानी कि गुरुजी अगर मैं बात करूं, इन्हें अक्टूबर में बोया जाता है और सर मार्च या अप्रैल में काट लिया जाता है। अप्रैल में इनको बोया जाता है, सॉरी अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। सर ऐसी कोई फसल बताओ। अगर आप ऐसी कोई क्रॉप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एग्जांपल सबसे पहले आएगा पोटैटो। क्या आएगा भैया? पोटैटो। मेरा आंसर आएगा भैया सबसे पहले आलू, क्योंकि आलू कब बोया जाता है? अक्टूबर में। ध्यान रखना, आलू कब बोया जाता है? अक्टूबर में। आलू कब खोदा जाता है? सर ये खोदा जाता है आपका कब सर? या तो मार्च या अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में। और अगर आपको जल्दी खोदना हो तो आप लोग फरवरी में भी इसको खोद सकते हो, ठीक है। कई सारे मैंने ऑप्शन दिए हैं, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है बेटा आलू। वो क्या है आपका? आलू। मस्टर्ड जो सबसे ज्यादा पूछी गई है, व्हीट, गेहूं सबसे ज्यादा। तीनों लिख लो। इसकी कोई ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा बेटा, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसी फसल जो हल्की हल्की सर्दी में बोई जाती है, हल्की हल्की सर्दी,
देखिए जो बच्चा बोल रहा है सर सरवन श्रीवास्तव सर हम लोग पटेटो को जो है मार्च के फर्स्ट वीक में बोते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, मैं आलू की बहुत बड़ी खेती करता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आलू की बहुत बड़ी खेती करता हूं अच्छी खासी, तो इसलिए आपको बता रहा हूं आलू, इसलिए एग्जाम्पल आपको दिया है। पता है मेरे यहाँ का रिवाज क्या है, अगर मेरे पे 100 बीघे जमीन है तो हम 99 बीघे आलू बोने की कोशिश करते हैं। अब अक्टूबर में हमारे यहाँ 10 अक्टूबर को आलू लगना शुरू हो जाएगा और आलू की खेती 90 दिन की होती है, समझ रहे हो ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप जनवरी में भी खोद सकते हो, याद रखिएगा। तो आप आलू से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, अगली फसल कौन सी होती है सर, खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स। ये कौन सी होती है दोस्तों, सर ये होती है जो बढ़िया जून जुलाई में बोई जाती है। लेकिन सर अगर मैं जून जुलाई की बात करूं, जून जुलाई, हाँ चावल का है, चावल की बात कर रहे हो, चावल तो अब काटा जा रहा है यार, चावल कैसे आ जाएगा उसमें, अरे चावल तो अब काटा जा रहा है बबुआ। भाई चावल इस समय क्या हो रहा है, काटा नहीं जा रहा क्या, आप बताओ भाई। धान इस समय कटाई हो रही नहीं हो रही दोस्तों, इस समय चावल की कटाई मतलब गेहूं की कटाई चल रही नहीं चल रही, हाँ सर चल रही है। अभी मैं घर गया था तो मुझे पता लगा यार धान 50 कुंटल हुई है, तो इसका मतलब सर इस समय धान की कटाई चल रही है। ऐसी फसलें जो अक्सर गर्मियों में बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं और हल्की हल्की अक्टूबर नवंबर के आसपास में वो काट ली जाती हैं। ये मैं आपको बता दूं, नवंबर दिसंबर में, इसे अक्टूबर नवंबर में भी आप लिख सकते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये काट ली जाती हैं। ये मुख्यतः मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब से अगर नहीं कटी तो 15-20 दिन बाद कटने लगेंगी, ध्यान रखना। अभी मक्का कट रहा है, मैं आपको बता दूं कुछ जगह धान कट चुकी है, ये ध्यान रखना। अगर अब नहीं कट रही तो आपके 20 दिन बाद 30 दिन बाद कटने लग जाएगी, ये बात आप याद रखना। तो धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, उड़द और मक्का, ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा। गन्ने की कटाई अब चलने वाली है भैया, हमारे यहाँ तो गन्ना कट के ही आलू लगता है। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर गन्ना कटेगा तब जाकर आलू लगेगा। कभी आप लोगों को भूल हो इस बात की, मैं बता दूं गन्ना कटने के बाद आलू लगता है, गन्ना कटने के बाद, याद रखना, कभी भूल जाओ। अगला देखिए, उड़द क्या होता है, दाल होती है यार, दाल होती है। अगले पर आओ, अगले की ट्रिक बहुत अच्छी है, जायद वाली फसलें। जायद वाली फसलों को याद करने का बस एक ही तरीका है, इन्हें बेल वाली फसल कहा जाता है। बच्चों एक ही आपको याद रखना होगा, जो जायद वाली फसलें होती हैं, जायद क्रॉप्स, ये सिर्फ एक ही क्रॉप से बच्चों याद रखना। जितनी भी बेल वाली फसल होती हैं, अब बेल, आलू बेल पे लगता है क्या, आप बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आलू बेल पे लगता है क्या, आप बताओ। आलू बेल पे लगता है, नहीं सर आलू धरती में उगता है। क्या टमाटर किसी बेल पे लगता है, नहीं सर टमाटर भी बेल पे नहीं लगता। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये बताओ खीरा बेल पे लगता है क्या, खीरा, सर खीरा बेल पे लगता है, खीरे के लिए बेल फैलती है। इसीलिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और ककड़ी, ये बात आपको याद रखनी होगी। हमारे भारत में 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है। अगर आपको तीनों प्रकार की क्लियर हो गई तो एक बार लिख देगा यस सर। अगर आपको तीनों प्रकार की फसल क्लियर हो गई, रबी की फसल कौन सी होती है, जायद वाली फसलें कौन सी होती हैं, अगर ये सारी चीज क्लियर होगी तो लिखो बच्चों यस सर। हो गया। मुझे खेती के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, मैंने खेती की, ऐसी बात नहीं मैंने खेती नहीं की, बहुत बढ़िया और बड़े स्तर पर मैंने खेती की है। 100 बीघे खूब हम लोगों ने आलू लगाया है, ध्यान रखना 100 बीघे, 1-2 बीघे की बात नहीं कर रहा मैं, 100 बीघे आलू को लगाया खूब। चलिए तो बच्चों सर आप किसान हो, अरे यार बच्चों मैं किसान का बालक ही तो हूं, है ना। अगला देखो, अगला सवाल आता है अरे भैया अभी तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 बात बता दूं। बच्चों इसे देख लो, 3-4 पॉइंट। सबसे पहले ये देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं रबड़, वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है, थाईलैंड। रबड़ भारत में सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है दोस्तों, ये करा जाती है सर 1 बीघे में कितना होता है, 1 बीघे में बेटा डिपेंड करता है कि आप कच्ची खोद कर रहे हो या पक्की खोद कर रहे हो। फिर आपने आलू कौन सा 37 लगाया, पुखराज लगाया है या फिर आनंद लगाया या देसी लगाया, कौन सा लगाया, ये भी तो बात होती है। बच्चों रबड़ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती है थाईलैंड में और इंडिया में होती है केरल में, याद रखना। अगर मैं बात करूं गन्ने की, सुगर केन की,
अगर मैं शुगर केन की बात करूं तो वर्ल्ड में तो होती है ब्राजील में, और बच्चों भारत में होती है उत्तर प्रदेश में। लिख लो जरा इसे, ध्यान से सुन लो। अगर मैं गन्ने की बात कर रहा हूं तो गन्ना ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। अगला देखिए, अगला देखो सर, 1 बीघा कितने होता है यार? एक पक्के बीघे में 3 बीघा कच्चा होता है, 21 बिस्से 20 बिस्से का 1 बीघा होता है। अगला देखो, कॉफी सबसे ज्यादा होती है बेटा कहां पर? ब्राजील में। और भारत में कहां होती है सर? कर्नाटक में। अगर मैं बात करूं दाल, तो बेटा दाल तो हम लोग पहले नंबर पर चल रहे हैं। दाल तो बेटा भारत में ही पहले नंबर पर चल रहा है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। दाल जो है हम लोग पहले नंबर पर चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखो, चाय। चाय सबसे ज्यादा कहां होती है बेटा? चाय, अरे भैया बीघा बीघा ये बाद में पूछ लेना, पहले पढ़ लो यार, पहले पढ़ लो। ये बिना बात की बात कर रहे हो यार। गुरुजी कितने बीघे तुम पे जमीन है, इनका कोई मतलब है? ये पेपर में थोड़ी आएंगे। अगले देखिए, चाय की बात करूं तो चाइना और इंडिया में असम। वर्ल्ड में बात करूं तो सोयाबीन को लेके अमेरिका पहले नंबर पर है, और बच्चों मध्य प्रदेश आपका भारत में पहले नंबर पर है ना। अगला देखिए, अगला सवाल आता है भैया, बस इतनी फसल आपको याद रखनी है, इतनी फसल आपको याद रखनी होंगी जो वर्ल्ड लेवल पर है। अब आ जाओ, भारत में खेती कितने प्रकार से की जाती है? भारत में खेती कितने प्रकार से की जाती है, इसे पढ़ो जरा। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जब आप टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की बात करोगे तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहली जो खेती की जाती है वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी होती है? चलो ठीक है, आप किसान के बालक हो, बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी होती है? यार इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो खाद वाली खेती होती है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जिसमें आप लोग कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना कर रहे हो, जहां पर आप लिख सकते हो विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, बस बात खत्म हो गया। आपको ये याद रखना, कोई केमिकल फर्टिलाइजर उसमें यूज नहीं करना है, वो ऑर्गेनिक खेती होती है। तो भैया कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खाद कीटनाशकों के बिना की जाती है, जिसमें सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिर्फ किसका? देसी खाद का प्रयोग किया जाता है। गौरव बिल्कुल ठीक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ देसी खाद का प्रयोग किया जाता है, गोबर वाली जो खाद होती है वो, उसका प्रयोग इसमें किया जा सकता है ना। तो क्लियर होगी बात? आपको याद रखना है नो केमिकल फर्टिलाइजर, सर किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया? क्या ये आपको टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में जो मैंने आपको बताई है कार्बनिक खेती, क्या ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर कार्बनिक खेती कौन सी होती है? क्लियर हो गई? मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, वेट कर लो, वेट कर लो यार, परेशान काहे हो रहे हो? अगले पॉइंट पे चलिएगा। अगला देखिए, सर ये क्या होती है? ये होती है सीढ़ी नुमा खेती। सर सीढ़ी नुमा कैसे होती है जरा बताओ तो एक बार। अरे बाबू, राम बाबू आपने ठीक बताया था, लेकिन अगर मैं आपको मैसेज ना पढ़ूं तो लड़ो मत प्लीज, है ना। अभी इसके एमसीक्यूज भी करूंगा, प्लीज वेट कीजिएगा। दोस्तों देखो, सीढ़ी नुमा कौन सी खेती होती है? सर इस खेती के बारे में तो हमने नहीं सुना आज तक, मैं बताता हूं। यह खेती अक्सर उन इलाकों में की जाती है जहां पर भूमि समतल ना हो। ध्यान रखना, जहां पर भूमि समतल ना हो, मतलब ये पहाड़ी इलाकों में की जाती है। कैसे इलाकों में? पहाड़ी इलाकों में की जाती है। ढलान, जैसे कि देखो सीढ़ीदार खेती पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य को विकसित करने के लिए करते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी के बहाव को बहने से रोकने में सहायता करते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहाड़ी कोई बच्चा ऐसा है जो उत्तराखंड से, कोई बच्चा ऐसा है जो उत्तराखंड, सर मेरा गांव कौन सा है? मेरठ का रहने वाला हूं, वही मेरा गांव है, क्यों बात कर रहे हो? आप मुझे बताओ, कोई ऐसा बच्चा जो उत्तराखंड का रहने वाला है? उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, जहां पे पहाड़ी इलाके हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा वहां पे छोटे छोटे आपको खेत दिखाई देंगे। वहां पे क्या होगा? छोटे छोटे आपको खेत दिखाई देंगे, और इस तरीके से उस पर सीढ़ी टाइप बनी होंगी, है ना। तो छोटे छोटे खेत आपने देखे होंगे बच्चों। तो ये जो इस कृषि का प्रयोग होता है ये यहीं पर होता है, बस
ये आज मुझे आपको पढ़ाना था, ये टॉपिक आज मुझे आपको पढ़ाना था बच्चों। ठीक है भैया, अब आ जाओ सीधे एमसीक्यूज पर। अब सीधे आ जाओ टॉपिक एमसीक्यूज पर। पहले ये बताओ, जो आपको पढ़ाया वो क्लियर हुआ ना हुआ? जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? आज तो मजा आया होगा पढ़ने में कि गुरुजी आज तो गांव की बात कर रहे हो तुम, जब से क्लास में आए हो तो। हाँ हाँ, अगर कोई टॉपिक फिर भी रह जाए तो कॉपी में लिख लेना, डाउट क्लास में सब क्लियर करूंगा। सैटरडे के दिन जो डाउट क्लास है। कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जो आप लोगों ने पढ़े नहीं है, तो डरना मत, पहले सवाल का जवाब दो। केसर भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? भारत में केसर सबसे ज्यादा कहां होता है? देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं केसर की, तो सबसे ज्यादा होता है कश्मीर में। केसर की बात करो, सेब की बात करो, ये जो होता है ये सब आपका कश्मीर में होता है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, ये देखो। अच्छा, कश्मीर क्या इस समय भारत का राज्य है? क्या इस समय कश्मीर भारत का राज्य है? आप कहोगे सर नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद ये हमारा भारत का राज्य नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 से इसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी आपकी लद्दाख। एक आपका जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा आपका लद्दाख है। सर ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा, वेट करो यार, सब चीज बताऊंगा, वेट तो करो। अगला देखिए, निम्न राज्यों में से काजू सबसे ज्यादा कहां होता है? मैंने तो अभी बहुत सारा छोड़ा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन छोड़ दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन छोड़ दिया, वो समय आने पर सब बताऊंगा दोस्तों, समय आने पर सब बताऊंगा। तो दोस्तों केसर सबसे ज्यादा कहां होता है ये आपने बता दिया, काजू सबसे ज्यादा कहां होता है मुझे डाउट लग रहा थोड़ा सा, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, बाद में बताना है इस सवाल का जवाब, है ना। चलो देखो, बताइएगा, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? जहां पर गन्ना भी होता है, जहां पे चावल भी होते हैं, जहां पर आलू भी होते हैं, वो कौन सा राज्य है? सर आपका सबसे बड़ा राज्य जहां पे पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भारत का सबसे बड़ा स्टेट यूपी है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियां क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? मोहम्मद रिजवान, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सही जवाब दे रहे हो, इसका भी जवाब दीजिएगा। सर नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफी उगाई जाती है। मैंने आपसे कहा था नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफी उगाई जाती है, ठीक है, लेकिन बच्चों कॉफी वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया कॉफी वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है, वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था अभी ब्राजील। क्या बताया था बच्चों आपको? ब्राजील। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताओ बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? वेट करना बच्चों 1 मिनट। दोस्तों ये बताओ खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था शायद ये जून जुलाई के आसपास बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, लेकिन यहां पर मस्टर्ड सरसों का कोई आंसर नहीं होगा बेटा। अगला देखिए,
सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो बच्चों ये को पॉइंट मैंने अभी नहीं पढ़ा, आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। एक बात ध्यान रखना, हरित क्रांति का इफेक्ट कि भारत के, अगर मैं बात करूं ग्रीन रेवोल्यूशन की, अगर मैं बात करता हूं ग्रीन रेवोल्यूशन की, इसका इफेक्ट भारत में सबसे ज्यादा किस स्टेट में पड़ा था? कोई बच्चा बता सकता है? इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत के किस स्टेट में पड़ा था, ये बता सकते हो? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था आपका हरियाणा, वो पड़ा था आपका पंजाब, वो आपका पड़ा था यूपी, और यूपी में भी वेस्टर्न यूपी। अगर आपसे पूछे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत के किस राज्य में हुआ है, तो हरियाणा, पंजाब और यूपी। ठीक है, अगला देखो भैया, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? गलत चुनिए, गलत चुनिए, बताओ जरा इनका गलत आंसर क्या आएगा? गलत चुन के बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? बोलो भैया, इनमें से गलत कौन सा है? तो बच्चों अगर मैं गलत की बात करूं, देखिए चाय तो असम में होती है, लेकिन मूंगफली तो मैंने कहीं बात नहीं की सर ये आपका कहां होती है, मैंने कोई नहीं बताया आपको, मैंने नहीं बताया आपको। अगला देखो, अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपको बता दो बच्चों, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो सर आपके दूध से है। किससे है? दूध से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला सवाल आता है, भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां है? भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां है? सर कुर्ग। आप मुझे बता सकते हो कुर्ग किस स्टेट में पड़ता है? आप मुझे बता सकते हो कि कुर्ग भारत के किस स्टेट में पड़ता है? है किसी के पास कोई क्वेश्चन? बता सकते हो क्या? कुर्ग भारत में कहां पड़ता है? तो दोस्तों ये पड़ता है कर्नाटक में। कुर्ग कहां पड़ता है सर जी? कर्नाटक में। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है उसे क्या कहा जाता है? जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर एंड नवंबर में काट ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों सर इसे कहा जाता है खरीफ की फसल। इसे क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल। दोस्तों आज के लिए तो मैं इतना ही रखूंगा। अब जरा मुझे पहले एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। बच्चों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या विदाउट जीएस तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है? क्या बिना जीएस के तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा बिना जीएस के सिलेक्शन हो सकता है? तो आप कहोगे सर नहीं। बच्चों मैंने अपने पिछले 8 साल के कैरियर में, पिछले 8 साल के कैरियर में, जो मुझे 8 साल हो चुके हैं, अपनी मेहनत करके मैंने 2500 क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? 2500 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये 2500 क्वेश्चन तैयार किस किस के किए हैं? जीके जीएस, जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके, ये मैंने तैयार किए हैं। जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके के मैंने 2500 क्वेश्चन तैयार किए हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं इसके लिए एक बैच लेकर आ रहा हूं 2500 क्वेश्चनों के लिए। आप लोगों को उसको इतना तो मुझ पर भरोसा होगा कि पवन सर जो तुम्हारे लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे, जो भी तुम्हारे लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे। बच्चों मैं एक बैच लेकर आ रहा हूं जिस बैच का नाम है प्रज्ञान। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं आपको एक बैच लेकर आ रहा हूं, एक बैच लेकर आ रहा हूं प्रज्ञान बैच। इस प्रज्ञान बैच में मैं आपको ये 2500 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस बैच की जो लॉन्चिंग होगी वो कल सुबह 9 बजे, सॉरी कल सुबह 6 बजे। इस बैच की लॉन्चिंग कल सुबह 6 बजे होगी। मैं आपको बता दूं, मैं इस बैच में सिर्फ 500 बच्चों को ही एडमिशन दे पाऊंगा। मैं इस बैच में सिर्फ क्या 500 बच्चों को ही मैं इस बैच में एडमिशन दे पाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरे लिए प्रज्ञान रोवर, आपको पता भी होगा, मैं इस बैच में सिर्फ और सिर्फ
500 बच्चों को ही एडमिशन दे पाऊंगा। तो बच्चों क्या, और हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको कंप्यूटर भी कराने वाला हूं, कंप्यूटर भी। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो कल सुबह 6 बजे एसएससी अड्डा पर आएगा, है ना, वो 6 बजे एसएससी अड्डा पर जरूर आएगा। बाकी आपकी चॉइस है, महापैक हो कुछ भी हो। ये कितने पैसे का, आप बताओ कितने रुपए का रखूं? चलो ठीक है, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई इसे कितने रुपए का रखूं? ऑप्शन आपके सामने है 499, 299, 399, 199। बताओ कितने का रखूं, जो आप कहोगे। भाई मुझे भी देखो, कंपनी में मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी सैलरी मिलती है, बोर्ड है ये भी लाइट से चलता है, सिस्टम है वो भी लाइट से चलता है। और बच्चों सिर्फ 500 बच्चे एडमिशन ले जाएंगे, ध्यान रखना। कल सुबह 6 बजे ये बैच लॉन्च होगा, सिर्फ 500 सीट है मेरे पास। 500 स्टूडेंट ही मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चे होने पर फिर पढ़ाई उस बैच में सही से नहीं होती है। तो दोस्तों इस बैच की जो मैं फीस रख रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये 142 रुपीज, 142 रुपीज रख रहा हूं। ये आपको बताई गई है सिर्फ इतनी सारी, लेकिन मैंने इस बैच को सिर्फ कितने का कर दिया है, 142 का। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। कहां से लेना होगा तो कल सुबह। बेटा आपको मैं बता दूं, देखिए मेरे बच्चे का नाम भी प्रज्ञान है, मेरे बच्चे का नाम भी प्रज्ञान है, उसकी हालत ठीक नहीं है, आप सबको मैं बता दूं। कब क्या हो जाए मैं खुद नहीं जानता, और तो मैं चाहता हूं ये नाम अमर हो जाए थोड़ा सा। और प्रज्ञान आपको पता है कि बच्चों इस समय स्थिति क्या है। तो दोस्तों कल मैं आप सभी के लिए, कल YouTube पे सुबह 6 बजे कितने बच्चे आ रहे हो? कल सुबह 6 बजे कितने बच्चे आ रहे हैं? कल सुबह 6 बजे बच्चों मैं इस बैच को लॉन्च करूंगा। मतलब बैच तो लॉन्च लगभग 7 बजे होगा, लेकिन पहले मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ये बैच लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो मैं आप सबका वेट करूंगा। अगर आप ना ले पाओ तो मैं आपको कल यहाँ इस बैच में भी दे दूंगा, परेशान मत होना। आपके लिए मैं सीटें रिजर्व करके रखूंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।